कल जो कुछ हुआ एआई समिट में दिल्ली में, जो तमाशा हुआ, उस अब तक सब लोगों ने देख लिया होगा। सब लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या हुआ है। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इससे पहले ही एक शॉर्ट बना चुका हूं इसी घटना पर। जिन्होंने ये सब किया है, ऐसा नहीं, उन्हें पता नहीं है कि उनका ये जो काम है सीधे सीधे देशद्रोह है। उनको सब पता है इस बात का, और वो सोची समझी योजना के तहत है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी पार्टी है, क्या कारण इसके पीछे, क्यों ये ऐसा खुलेआम जो है देशद्रोह होता है, देशद्रोह के काम होते हैं। कभी जो है नरवणे की किताब पर वो करना, कभी ट्रेड डील पर करना, कभी ये कहना कि साहब हमारे सैनिक जो है, सैनिकों को चीनी लोग पीट रहे हैं। ये आप ये मत सोचिएगा कि ये अनायास है, ये क्या है और ऐसे कर्म क्यों हो रहे हैं। इस पर मैं विस्तृत विश्लेषण करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। बहुत जरूरी है हम जैसे राष्ट्रवादियों के लिए आप लोगों का समर्थन। तो आप आगे देखिएगा। धन्यवाद। एक है राहुल गांधी, भारत में रहते हैं, फिलहाल नेतागिरी कर रहे हैं, राजनेता है, मौज से रहते हैं, सुख मस्ती के लिए हर महीने विदेश जाते हैं। और क्या क्यों नहीं जाए, उनकी 5 पीढ़ियां जो है उन्होंने इस पर शासन किया, जितना वो कर सकते थे, जितना इस देश को लूट सकते थे उन्होंने लूटा। काफी संपदा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बेचारे को जो है सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि वो जिस पार्टी में रह रहे हैं उन्होंने उसका खून चूस लिया। उसके बगैर वो अपंग है, उसको कहीं जाने नहीं देते, उसको पकड़ पकड़ करके जो है यहां चाहते कि वो यही रहे। भाई क्यों रहे वो, उसके पास सब कुछ ऐश्वर्य है। तो वो ऐसे आदमी को जो है उसका जाति हो रही है इस देश में, और वो भी अपना मस्ती में। ठीक है, वो भी कहता आग लगी हमारी झुपड़िया में, हम गांव में मल्हार। जब ये पार्टी में आया था तो एक महल था, जो इनकी पार्टी है कांग्रेस जो है महल था, आज वो खंडर बन गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये खंडर बन रहा है, क्या हो रहा है, एक एक करके उसकी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। उधर जाना है जाओ, मेरे क्या जाता है। तो क्या है कि ये जो पार्टी है उसको जबरदस्ती रोक रही है, उसके साथ एक अत्याचार कर रही है। लोग आते गए, जितना भी जनाधार वाले नेता था, जिनकी जमीन कुछ पूछी और जो स्वाभिमानी थे, जिनके अंदर आत्म स्वाभिमान था, वो छोड़ करके चले गए। उनके बस की नहीं ये झिकझिकबाजी जो है। आप ये देखिए कि ये आदमी 1 महीने में 2 बार तक विदेश यात्रा करता है, लेकिन इसके एक नेता को इससे मिलने के लिए 3 साल का समय लगता है। और ये सब सारी इनकी पार्टी देख रही है। फिर भाई आप दोष किसको दे रहे हो? क्यों तुम ईवीएम को दोष देते हो? क्यों तुम जो है एसआईआर को दोष देते हो? क्यों चुनाव आयोग को देते हो दोष? क्यों बैलेट पेपर को दोष देते हो? क्यों सारी दुनिया को दोष देते हो? भाई उसकी इच्छा नहीं तो छोड़ो, उसको मुक्त करो। लेकिन मुक्त नहीं करेंगे, क्यों? ये सब चौगुने ठंडी गए हैं। जो इसमें जो माल था, जिसके अंदर कुछ था, वर्ष थी, वो सब छोड़ के चले गए। अब ये रह गए पवन खेड़ा, सुप्रिया सुलेख, आलोक दुबे, आलोक शर्मा, और ऐसे जो है वो जो इनका नेता है साउथ का, जिसको अभी केरल में जो है उसको प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग जो है बच गए कि जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। रागरी नायक, मतलब जितने इनके प्रमुखता है, एक से एक गालीबाज है। तो अब क्या है कि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तमिलनाडु, केरल, असम, वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी। अब इसमें से क्या है कि पौंडीचेरी का तो कोई इनका वहां से जड़ से उखड़ गए। तमिलनाडु में अगर जो कुछ सीट को मिलेगी वो डीएमके की मिलेगी। डीएमके ने बोल दिया कि जो हम देंगे वो लो, और सत्ता में भागीदारी जैसी कोई बात की बात ही मत करो। केरल एक ऐसा राज्य है जहां हर बार 5 साल में सत्ता बदलती है। एक बार लेफ्ट आता है, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट आता है। पिछली बार क्या हुआ कि आपकी कृपा से, इनकी कृपा से जो है वो नहीं आए सत्ता में, और उसने रिपीट कर दिया। अब ये तीसरा टर्म होगा कि क्या जो वो है लेफ्ट फ्रंट जो है तीसरी बार आएगा सत्ता में। इसके बाद 2 मुख्य राज्य हैं, एक तो है असम और एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल का ये वेस्ट है, कुछ नहीं है यहाँ। इन्होंने पूरी मेहनत करी है अपना सुपड़ा साफ करने की। अब रहेगा असम। असम और ये केरल, 2 ऐसे राज्य जहां की कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि केरल में तो कायदे से पिछली बार आना चाहिए था, पिछली बार नहीं आया, तो इस बार आने की संभावना थी, मैं नहीं कह रहा है। और असम में जो है लगातार वो भी 2 बार से जीत रहे हैं बीजेपी, जबकि एक जमाने में असम इसका बड़ा गढ़ रहा है। जो
गौरव गोगोई के जो पिता थे वो 15 साल तक लगातार वो रहे, वहां के मुख्यमंत्री रहे। अब गौरव गोगोई को इन्होंने मुख्यमंत्री पद का वो प्रत्याशी घोषित किया। अब राहुल गांधी की जो कोटरी है, जो इसकी चौकड़ी है, एक्चुअली क्या राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो बड़े परिवार से है, तो उसके सामने सब तू तड़ाक, सब अपने से बड़े को जो है वो इंसान नहीं समझता, बड़ा हो छोटा हो सब उसके लिए नौकर की तरह, गुलाम की तरह, क्योंकि उसको जो है भी उनके साथ सब उसके साथ वही मालिक और गुलाम वाला व्यवहार करते हैं, तो कोई उसके लिए ये बात नहीं है। तो अभी जो है गौरव गोगोई, आपको याद होगा कि वो किस मामले में फंसा हुआ, उसकी पत्नी की क्या स्थिति है, वो पाकिस्तान के नागरिक है, पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट है, क्या है, और इस पर खुलेआम जो हेमंत विश्व शर्मा है उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई ये इसके संबंध पाकिस्तान से है, और उसका खंडन उसने नहीं किया, बोल भले ही दिया, बल्कि एक एसआईटी की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी एसआईटी ने जो है वो दिया है, प्रूफ दिया है कि इनका संबंध है। तो पहले तो उसने कहा कि मैं कोर्ट केस करूंगा, लेकिन क्योंकि सच्चाई है इसलिए उसने नहीं किया। और राहुल गांधी की पसंद ऐसे ही लोग हैं, जैसे खुद उसका अपना ही संदेशात्मक वो है कि वो यहाँ का नागरिक है या ब्रिटेन का नागरिक है या इटली का नागरिक है, ऐसे ही जो है ये इसके साथ भी वही है, गौरव गोगोई के साथ। तो वहां पर एक पूर्व अध्यक्ष थे असम प्रदेश के, भूपेन बोरा काफी, मतलब अगर उसके बाद कोई था तो दो ही लोग थे इसके गोगोई के पिता के बाद, जो है हेमंत विश्व शर्मा, भूपेन बोरा, जो कि उसके दावेदार था, मुख्यमंत्री पद के दावेदार था, लेकिन राहुल गांधी ने इनको नहीं चुना, प्रत्याशी नहीं बनाया। मतलब उसी समय भी एक टाइम था कि उस समय आ जाते। तो अभी ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इनको कैंपेन कमेटी का वो बना दिया, लेकिन इनकी सुनी कुछ नहीं। और अंततः अभी उन्होंने एक दिन पहले कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, फिर बाद में राहुल गांधी से बात करी तो उसने कहा ठीक है मैं अपने इस्तीफा रोक रहा हूं और इस पर विचार करूंगा अपने परिवार से। लेकिन अगले दिन माने आज वो बीजेपी में शामिल होने की उन्होंने घोषणा कर दी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया थी उसकी, असम के सीएम की, हेमंत विश्व शर्मा की, कि अंतिम हिंदू नेता कांग्रेस से असम से चले गया, और यही सच्चाई है। क्योंकि राहुल गांधी का एक ही वो है, जितनी वो राजनीति कर रहा है, उसे राजनीति बोलो या अधोगामी नीति बनाओ या पतन नीति मानो, तो यही कहता है कि भाई ये जो है हमारा एक ही वो है, मुस्लिम वोट बैंक। और असम में मुस्लिम की काफी बड़ी संख्या है, लेकिन असम में दूसरी पार्टी भी, बदरुद्दीन अजमल की जो है उसकी पार्टी जो मुस्लिम पार्टी है। तो यहां पर जो है जबकि चुनाव बिल्कुल सामने है, तो वो उसने पार्टी छोड़ दी जो है भूपेन बोरा ने, और वो बीजेपी में शामिल हो रहा, और ऐसे कई करके वहां से छिन भिन हो रहे। तो उसे राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है तो है, नहीं तो जाओ भाई, क्या मेरा क्या है। वो सोचता होगा इसी बहाने मुझे मुक्ति तो मिले, मैं अपना ऐश की जिंदगी लूं, इतना जो करोड़ों अरबों का पैसा जो कमाया हुआ है मेरे उसमें परिवार ने, वो किस काम आएगा। मैं वो कभी जबरदस्ती मुझे किसान बना करके खेती बता देते, मुझे पता ही नहीं, फिर मुझे जुराब पहन के जाना पड़ता है, मुझे मैकेनिक उसमें दिखाया जाता। अरे मैंने कभी देखा नहीं है ना, मैं देखना चाहता हूं, मैं तो हवाई जहाज में मेरा बर्थडे मनाएगा तो मैं उसी उसमें रहूंगा, तुम्हें रहना रह लो। तो असम में स्थिति यह है कि जहां कोई संभावना बन रही थी, तो वहां के सारे नेता एक एक करके जो जनाधार वाले नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं और राज्य की बात नहीं कर, और जगह सब चले गए। अब मैं आता हूं केरल पे, तो जो इनके एक वो है मणिशंकर अय्यर, आपने सुना होगा उनका भाषण जो है, वो उससे कह रहे हैं उसकी मीटिंग में सीपीआईएम की जो है विजन पेरियार क्या है विजन, उसमें कि आप ही जो है अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, विजन पिनाराई कि आप ही अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बताए कांग्रेस का नेता। तो फिर उसकी क्रिटिसाइज किया उन्होंने, वो जो बकबक करता है पवन खेड़ा, उसका सुप्रिया स्नेह जैसे ही टाइप का वो नेता है वो, उसने कहा कि मैं निकाल दूंगा। भैया मैं तो पार्टी में हूं, मुझे किसी ने निकालने वाला जो है वो है जो अध्यक्ष कांग्रेस का। हालांकि अगर कभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछो कि साहब अध्यक्ष कौन है, तो वो कहेंगे हाईकमान, उनको याद भी नहीं था मैं अध्यक्ष हूं, क्योंकि हैसियत ही नहीं है ऐसी। तो उसने कहा मणिशंकर अय्यर ने कि ये मुझे बाहर निकाल, बाहर आकर के इसके पीछे लात मार करके बाहर कर दूंगा। कह रहा है ये जो है दो कड़ी का वो है, इसकी क्या हैसियत है। तो वहां, लेकिन वहां पर एक फैक्टर और है, शशि थरूर का। पूरे इस कार्यकाल में, मतलब जब से राहुल गांधी का पार्टी पर कब्जा हुआ, शशि थरूर को किनारे किया गया। एकमात्र पढ़ा लिखा नेता आज के डेट में शशि थरूर बचा है इनके पास। मुझे नहीं पता कि उनकी जनाधार कितना है, लेकिन जितना भी अगर 3-4 बार वो जीत चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो स्थिति यह है।
अब शशि थरूर जब लगा कि यार ये तो सारे, जब राहुल गांधी को लगा ये तो सारे के सारे राज्य बाहर से निकल रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं लगा, वेणुगोपाल और जो भी इनके चमचे हैं, जो इनके, हालांकि वेणुगोपाल भी दावेदार है वहां का, केरल के मुख्यमंत्री का, लेकिन किस तरह पैचअप कराओ ताकि डैमेज ना हो। पहले उसने बात ही निकलनी चाहिए, कई बार इसको कहा भी। अब वो चाहता है राहुल गांधी, शशि थरूर से एक दुश्मनी तो ये है कि भाई ये पढ़ा लिखा है, ये मुझसे ज्यादा समझदार है, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत शशि थरूर के साथ ये है वो देश के साथ खड़ा है, जबकि ये कहीं भी खड़ा नहीं, देश के, तो देश का हमेशा अगेंस्ट रहा है। तो बड़ी मुश्किल से पैचअप कराया। वो भी बताते हैं कि उन्होंने यही कहा अगर आप मुझे सीएम का कैंडिडेट बनाते हैं तो मैं इसमें आऊंगा। हालांकि शशि थरूर पर जो है बीजेपी की भी नजर लगी हुई है, और आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंधु के बाद जो विदेश में डेलीगेट जो गए उसमें शशि थरूर थे, और प्रमुख प्रवक्ता के रूप में थे वो देश के, बीजेपी के नहीं। और बार बार जब भी कोई देश की बात आती तो देश के साथ खड़े होते हैं। तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी इनसे यही वो है कि भाई तुम देश के साथ क्यों खड़े हो, जब मैं तुम्हारा नेता हूं, मेरे 5 पीढ़ी से कोई देश के साथ नहीं रहा है, हम लोग एजेंट ही रहे पाकिस्तान के, पहले ब्रिटेन के, फिर पाकिस्तान के, भी चीन के, ये सब चलता आ रहा है, तो तुम्हें देश के साथ खड़े होने की क्या जरूरत है। अगर देश के साथ खड़े होना मतलब हिंदुओं के साथ खड़े होना, हिंदुओं के साथ खड़े होना मतलब अपना नुकसान करना। जिस वोट बैंक को नेहरू से लेकर के आज तक बड़ा कल्टिवेट किया गया जो है, वो जो है अगर उनके खिलाफ कोई बात जाएगी तो हमें नुकसान करेगा। जो 15-16% वोट हमें टोटल, जो 18-19% वोट, जो 14-15% वोट जो मिलते हैं इनके, वो चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 3-4%। और अभी जो उन्होंने जातिगत वो छेड़ी है, जो विभाजन के रेखा है वो करिए, अभी उसका प्रतिफल भी नहीं मिला, उसके फ्रूट्स नहीं मिलने शुरू हुए अभी तक। मेन वो वही है 14-15%, 12-13-14-15 जितना भी इनके पास है। इससे पहले यही बात बिहार के एक नेता थे शकील अहमद, वो भी कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन ये आदमी बहुत डरपोक है, इसके अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा डरता है, इसलिए सबको गालियां देता, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझसे बड़ा कोई हो। एक बार अगर आपने देखा होगा कि कमलनाथ से कोई बात आई तो किसी ने कार्यकर्ता पूछा ये काम मेरा, तो तुरंत फोन मिला, हेलो कमल। आप ये सोचिए, कमलनाथ उसके बाप का उम्र का है, दोनों साथ ही रहे हैं, लेकिन हेलो कमल इस ढंग से, तो कितना ये उच्छृंखल है, कितना बदतमीज आदमी है। और इसको जो झेलते हैं बड़ी तारीफ करते हैं, उनका क्या हैसियत है, उनकी क्या मतलब वो है, डिग्निटी क्या है इन लोगों की। तो अब जो है, अब वो, लेकिन दिक्कत क्या हो रही कि वो, उसने झोपड़ी भी तो आग लग गई है, वो देख रहा है, लेकिन उसने आंख में पट्टी बांध करके जिस रास्ते पर जा रहा है वहां आगे खाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं खाई इसलिए है कि जो इसने देश विरोधी वो किए हैं, भाषण दिए हैं, जहां जाकर के इसने भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया, भारत के खिलाफ जो बोलता है, ये इकट्ठा हो रहे हैं सारे सबूत, जो इसके लिए अंतिम वो होगा, इसके निष्कासन का अंतिम अवसर अगर नहीं भी होगा, निष्कासन नहीं होगा तब भी इनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि संसद में जो सब्सटेंशियल मोशन जो आ रहा है वो इनके, और इनके साथ साथ इनके परिवार की भी पोल खुलती जाएगी। जब डिस्कशन होगा तो खाली वही पॉइंट है कि बीच बीच में सब चीजें आएगी और आती रहेंगी। तो इनके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, आग लगी हमारी झुपड़िया में, हम गाँव मल्हार। तो अब बेचारे जान मल्हार गाने, तुम अपना समाज सदस्य संभालो, नहीं तो ये दुकान बंद करो, इस खंडर को छोड़ दो, उस गरीब को छोड़ दो, उसको जाने, उसको मौज करने दो, बहुत पैसा है।